हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम लोग आज पाठ 8 भारतवर्ष की भव्यता यानी वैभव सुंदरता के विषय में पार्ट 2 में आगे का भाग पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आप लोगों को मैं पढ़ाई हूँ धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य के बारे में। अब इसके आगे पढ़ाऊँगी विदेशी यात्रियों का वर्णन। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत में सदियों से अनेक विदेशी यात्री आते रहे हैं, जिन्होंने स्वयं भारत के बारे में वर्णन यानी उल्लेख किया है, लिखा है। उनकी यात्रा टिप्पणी में भारतीय संस्कृति और लोक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे यात्रियों में चंद्रगुप्त के दरबार में ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने इंडिका नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, जिसमें मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार ग्रीक नाविक टालमी द्वारा भूगोल के बारे में लिखे ग्रंथों से भारत के बंदरगाहों की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए चीनी यात्री फाहियान ने और सम्राट हर्ष के काल यानी समय में आए चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने उस समय के भारतीय सामाजिक जीवन, शासक और संस्कृति का चित्रण किया है यानी वर्णन किया है। इसमें बता रहे हैं कि भारत में सदियों यानी बहुत समय पहले से ही अनेक विदेशी यात्री आते रहे हैं, जिन्होंने खुद भारत के बारे में वर्णन किया है, बताया है। उनकी यात्रा टिप्पणी यानी यहाँ पे जो लोग आए घूमने के लिए, उसके बारे में उन्होंने जो लिखा, उसमें भारतीय संस्कृति और भारत के लोगों का जीवन कैसा था उसके बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे यात्रियों में चंद्रगुप्त के दरबार में ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज सबसे महत्वपूर्ण हैं, विशेष हैं। उन्होंने इंडिका नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्य काल यानी मौर्य के समय के विषय में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार ग्रीक नाविक टालमी द्वारा भूगोल के बारे में लिखे गए ग्रंथों से भारत के बंदरगाहों की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए चीनी यात्री फाहियान ने और सम्राट हर्ष के समय में आए हुए चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने उस समय के भारत के सामाजिक जीवन, भारत के लोगों का जो जीवन था, सामाजिक जीवन, शासक कैसे थे और संस्कृति का वर्णन किया गया है, लिखे हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं व्यापारी और नए मार्ग, इसके बारे में। प्राचीन समय में भारत अनेक वस्तुओं तथा विदेश के साथ वाणिज्य यानी व्यवसाय और व्यापार में प्रसिद्ध था यानी प्रख्यात था। व्यापार के कारण भारत आर्थिक रूप से समृद्ध था। पुराने समय में भारत अनेक वस्तुओं, चीज़ों तथा विदेशों के साथ व्यवसाय और व्यापार में प्रसिद्ध था, प्रख्यात था। व्यापार के कारण ही भारत आर्थिक रूप से समृद्ध यानी संपन्न था। आगे पढ़ते हैं। देश विदेश के साथ व्यापार स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग से होता था। लोथल हड़प्पा कालीन संस्कृत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। लोथल में बंदरगाह की गोदी, डॉकयार्ड, नाव के लंगर और बखार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो समुद्री व्यापार की जानकारी देते हैं। कह रहे हैं कि देश और विदेश में जो व्यापार होता था वो जमीनी मार्ग से और समुद्र के रास्ते से होता था। लोथल हड़प्पा काल के समय में संस्कृत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। लोथल में बंदरगाह की गोदी, डॉकयार्ड, नाव के लंगर यानी कि बहुत बड़े बड़े कांटे जो रस्सी से बंधे हुए नाव को टिकाए रखने के लिए बांधे जाते थे, रखे जाते थे, और बखार के अवशेष यानी कुछ अंश मिले हैं, जो समुद्री व्यापार की जानकारी यानी ज्ञान उसके विषय में देते हैं। आगे पढ़ेंगे। लोथल के लोग मिट्टी के विविध यानी अलग अलग आकार यानी बनावट के बर्तन तथा गहने बनाते थे। सेल, खड़ी, सीप और हाथी दांत में से निर्मित मड़कों का व्यापार होता था। भारत के मिर्च, मसाले और मूल्यवान यानी कीमती पत्थरों की विशेष यानी खास मांग रहती थी।
कह रहे हैं कि लोथल के लोग मिट्टी के अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकार के बर्तन और गहने बनाते थे। सेल, खड़ी, सीप और हाथी के दांत से बनाए जाते थे मड़के, जिसका व्यापार होता था। भारत के मिर्च, मसाले और कीमती पत्थरों का भी विशेष मांग रहता था विदेशों में। आगे हम लोग पढ़ेंगे, भारत के स्थल मार्ग से मध्य एशिया से होकर यूरोप तक सूती कपड़े, रेशमी कपड़े और मसाले का निर्यात होता था। निर्यात का मतलब भेजना, बाहर विदेशों में भेजना। खंबात, भरूच, सोपारा और ताम्रलिप्ति जैसे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के माध्यम यानी जरिए से संसार के पूर्व पश्चिम भाग में सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, मसाला, तेजपत्ता, इमारती लकड़ी का निर्यात किया जाता था, जबकि सोना, चांदी और अन्य पदार्थों का आयात किया जाता था। आयात का मतलब आना, निर्यात का मतलब भेजना, आयात का मतलब आना। इसमें बता रहा कि भारत के ज़मीनी रास्तों से मध्य एशिया से होकर यूरोप तक सूती कपड़े, रेशमी कपड़े और मसाले भेजे जाते थे विदेशों में। खंभात, भरूच, सोपारा और ताम्रलिप्ति जैसे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के जरिए से संसार के यानी विश्व के पूर्व पश्चिम भाग में सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, मसाला, तेजपत्ता, इमारती लकड़ी भेजे जाते थे, उसका निर्यात किया जाता था विदेशों में इन बंदरगाहों के जरिए, और उसके बदले में सोना, चांदी और दूसरे पदार्थ भारत में आते थे। यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ते हैं, चीन से व्यापार करने के लिए कई लोग आंतरिक क्षेत्रों में पैदल या घोड़े के ऊपर जाते थे। वे साथ में रेशम के कपड़े ले आते थे। वे जिस मार्ग यानी रास्ता व्यापार करते थे वह रेशम मार्ग, सिल्क रूट कहा जाता था। मुख्य रूप से चीन, भारत, ईरान, अरब, ग्रीक, रोम के व्यापारी इस मार्ग यानी रास्ते से जुड़े थे, संबद्ध थे। दक्षिण भारत के बंदरगाहों से काली मिर्च और तेज पत्ते का निर्यात किया जाता था। इसमें बता रहे हैं कि चीन से व्यापार करने के लिए कई लोग आंतरिक क्षेत्रों में पैदल या घोड़े के ऊपर जाते थे। वे साथ में अपने रेशम के कपड़े ले आते थे। वे जिस रास्ते से व्यापार करते थे वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट कहा जाता था। मुख्य रूप से चीन, भारत, ईरान, अरब, ग्रीक, रोम के व्यापारी इस रास्ते से जुड़े हुए थे। और कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के बंदरगाहों से काली मिर्च और तेज पत्ते का निर्यात किया जाता था, मतलब विदेशों में भेजा जाता था काली मिर्च और तेज पत्ते। आगे हम पढ़ते हैं, प्राचीन भारत की चित्रकला। पुराने समय में भारत की चित्रकला कैसी थी उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। चित्र मनुष्य के मनोभाव यानी मन के भावों को प्रकट करने वाला विशेष माध्यम है, जरिया है। साथ ही साथ वह उस समय की वास्तविक परिस्थिति का भी चित्रण करता है। भारत में सबसे प्राचीन यानी पुराना चित्र पाषाण युग के मिले हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक जगह से पाषाण युग के समय की आदि मानव जनजातियों द्वारा बनाए गए 500 से अधिक चित्र मिले हैं। ये आज भी उतने ही जीवंत यानी सजीव हैं। इसमें कह रहे हैं कि चित्र मनुष्य के मन के भाव को प्रकट करने वाला विशेष जरिया है, माध्यम है। साथ ही साथ वह उस समय की वास्तविक जो सच्चाई थी उस परिस्थिति का भी चित्रण करता है, उसको दर्शाता है। भारत में सबसे पुराना चित्र पाषाण युग के मिले हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक जगह से पाषाण युग के समय की आदि मानव जनजातियों द्वारा बनाए गए 500 से अधिक चित्र मिले हैं। ये आज भी उतने ही जीवंत यानी सजीव दिखाई देते हैं। आगे, इनके अलावा अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाओं तथा अमरावती में भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े चित्र काफ़ी संख्या में मिले हैं। अजंता एलोरा के चित्र विश्व विख्यात हैं यानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं।
जिसमें बुद्ध की जातक कहानियों और बुद्ध की साधना को चित्रों में व्यक्त यानी प्रकट किया गया है। पद्य पाणी का विश्वविख्यात चित्र भारतीय संस्कृति का गहना है। तो एलोरा का शिव मंदिर एक ही पत्थर में से खोदकर बनाया गया है। इसमें बता रहे हैं कि इनके अलावा अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाओं तथा अमरावती में भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े चित्र काफ़ी मात्रा में संख्या में मिले हैं। अजंता एलोरा के जो चित्र हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं, जिसमें बुद्ध की जातक कहानियों और बुद्ध की साधना को चित्रों में व्यक्त किया गया है, प्रकट किया गया है। पद्य पाणी का विश्वविख्यात चित्र जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध चित्र है, भारतीय संस्कृति का गहना है। तो एलोरा का शिव मंदिर जो बनाया गया है वो एक ही पत्थर में खोद कर बनाया गया है, एक ही पत्थर से। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत के शिल्प और स्थापत्य। शिल्प किसको कहा जाता है? जो कारीगर होते हैं, और स्थापत्य यानी स्थापना किया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हड़प्पा की सभ्यता में दिखाई देने वाला नगर प्रबंध यानी व्यवस्था, नगर की व्यवस्था भारतीय स्थापत्य का विश्व प्रसिद्ध नमूना है। एक समान नगर रचना, स्नानागार, अनाज के कोठार, औद्योगिक इकाई और वर्षा जल के प्रबंध यानी व्यवस्था के साथ जुड़े अनेक स्थापत्य यानी स्थापना हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हैं, जो प्राचीन भारत के इंजीनियरिंग कला का उत्तम उदाहरण है। इस स्थापत्य में गुफा स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य और महलों के स्थापत्य का समावेश यानी समाविष्ट करते हैं। गुफा स्थापत्य में बाराबार की पहाड़ियाँ, नासिक में गुफा शिल्प, अजंता, एलोरा और अमरावती के गुफा शिल्पों का समावेश होता है। इसमें बता रहे हैं कि हड़प्पा की सभ्यता में दिखाई देने वाली नगर की व्यवस्था भारतीय स्थापना का पूरे विश्व में प्रसिद्ध नमूना है। एक समान नगर की रचना किया गया है। स्नानागार, अनाज के कोठार, औद्योगिक इकाई और वर्षा के जल के व्यवस्था के साथ जुड़े अनेक स्थापना हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हैं, जो पुराने भारत के इंजीनियरिंग कला का उत्तम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, मिसाल है। इस स्थापत्य में गुफा स्थापना, मंदिर स्थापना और महलों के स्थापना को समाविष्ट किया गया है। गुफा स्थापना में बाराबार की पहाड़ियों, नासिक में गुफा शिल्प, अजंता, एलोरा और अमरावती के गुफा शिल्पों का समावेश होता है। आगे पढ़ते हैं। शिल्प कला में मूर्ति कला का भारत में पूर्ण विकास हुआ था। 2 मूर्ति कला शैली भारत में प्रचलित यानी फैली हुई थी। गांधार कला शैली जो ग्रीक और भारतीय कला शैली का संगम यानी मेल थी। उत्तर पश्चिमी भारत में अफगानिस्तान में आए तक्षशिला और गांधार में इस कला शैली के अनेक नमूने मिलते हैं, जिसमें बुद्ध की मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिलती हैं। बुद्ध की विशाल यानी बहुत बड़ी प्रतिमाएं यानी मूर्तियाँ इस कला शैली में बामियान और चारसड्डा में देखने को मिलती है। दूसरा है अन्य कला शैली, संपूर्ण भारतीय है, जिसे मथुरा कला शैली के रूप में जानते हैं। उसमें भी सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति बनी है। इसके बाद मथुरा कला शैली में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनने लगी थीं। अमरावती, अजंता, नासिक, सारनाथ में भी मूर्ति कला का प्रमाण यानी सबूत मिलता है। इसमें बता रहे हैं कि शिल्प कला में शिल्पों के द्वारा बनाई गई मूर्ति कला का भारत में पूर्ण रूप से प्रगति हुआ है, विकास हुआ है। 2 मूर्ति कला शैली भारत में प्रसिद्ध थी, उस समय फैली हुई थी। पहला था गांधार कला शैली जो ग्रीक और भारतीय कला शैली का मेल था। उत्तर पश्चिम भारत में अफगानिस्तान में आए तक्षशिला और गांधार में इस कला शैली के अनेक नमूने स्वरूप मिलते हैं, जिसमें बुद्ध की मूर्ति अधिक संख्या में मिलती है। बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्तियाँ
इस कला शैली में बामियान और चारसड्डा में देखने को मिलेंगी। दूसरा है अन्य कला शैली संपूर्ण भारतीय है, पूरी तरह से भारतीय है, जिसे मथुरा कला शैली के रूप में जाना जाता है। उसमें भी सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। इसके बाद मथुरा कला शैली में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनने लगी थी। अमरावती, अजंता, नासिक, सारनाथ में भी मूर्ति कला का सबूत मिलता है। आगे पढ़ेंगे स्तूप और विहार, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के स्थापत्य यानी स्थापना में स्तूप, चैत्य और विहार आते हैं। गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके जीवन के याद स्वरूप स्तूप निर्माण प्रारंभ यानी शुरू हुआ था। सर्वप्रथम वज्जी संघ में इस स्तूप का निर्माण कराया गया था। स्तूप अर्थात छोटे गुंबज आकार, जिसे अंडाकार का स्थापना होता है, जिसके मध्य में बुद्ध के अवशेषों को कपड़ों में रखा जाता था और वहाँ पर बौद्ध मत वाले ध्यान लगाते थे। बाद में स्तूप भारत में अधिक संख्या में बनने लगे, जिसमें अशोक का सांची स्तूप, लुम्बिनी का स्तूप, सारनाथ का स्तूप महत्वपूर्ण है, विशेष है। अशोक के बाद भी स्तूप बनाने की परंपरा बनी रही। सांची स्तूप के चारों तरफ लकड़ी की रचना शुंग वंश के राजा ने करवाया था। कनिष्क ने पुरुषपुर, पेशावर के एक विशाल स्तूप, जिसे आज भी शाहजी की डेरी कहा जाता है, उसे बनवाया था। स्तूप के आसपास प्रदक्षिणा यानी घुमावदार पथ यानी रास्ता बना होता है। इसमें कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना में स्तूप, चैत्य और विहार आते हैं। गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद, मोक्ष के बाद उनके जीवन की याद में स्तूप निर्माण शुरू हुआ था। पहली बार वज्र संघ में इस स्तूप का निर्माण करवाया गया था। स्तूप अर्थात उसका मतलब होता है छोटे गुंबज आकार यानी अंडा के आकार का स्थापना होता है, जिसके मध्य में बुद्ध के अवशेषों यानी बचे अंशों को कपड़ों में रखा जाता था और वहाँ पर बौद्ध मत वाले यानी बौद्ध के जो शिष्य थे, उनके धर्म को मानने वाले उनमें उनका ध्यान लगाते थे। बाद में स्तूप भारत में अधिक संख्या में बनने लगी, जिसमें अशोक का सांची स्तूप है, लुम्बिनी का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप विशेष है। ये तीनों स्तूप विशेष हैं। अशोक के बाद भी स्तूप बनाने की जो परंपरा थी वो बनी रही, लोग आगे भी बनवाते रहे। सांची स्तूप के चारों तरफ लकड़ी की रचना शुंग वंश के राजा ने करवाया था। कनिष्क ने पुरुषपुर, पेशावर के एक बहुत बड़े स्तूप, जिसे आज भी शाहजी की डेरी कहा जाता है, उसे बनवाया था। स्तूप के आसपास प्रदक्षिणा यानी घुमावदार रास्ता बना होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। चैत्य भी बाद में बौद्ध कला का मुख्य केंद्र बना। चैत्य गुफा की तरह पर्वतों को काट कर बनाया जाता था। चैत्य गुफा में ही पंक्तिबद्ध यानी क्रम से स्तंभ, दरवाजे, बड़े प्रार्थना मंडप वगैरह तराश कर उन्हें मंदिर का आकार दिया जाता था तथा प्रार्थना गृह के रूप में उसका उपयोग करते थे। स्तंभों के ऊपर बारीकी से तराश कर आकार बनाया जाता था। अमरावती, भज और कार्ले के चैत्य विश्व विख्यात हैं। बौद्ध और जैन साधुओं के रहने के लिए पर्वतों को काट कर गुफाएं बनाई जाती थीं। उस स्थल यानी स्थान को विहार कहते थे। जैन और बौद्ध साधु इन विहारों में रहकर अध्ययन करते थे। हेनसांग ने उत्तर भारत में और गुजरात में 100 जितने विहार बताए हैं। जैन स्थापत्य कला के साथ मूर्ति और विहार जुड़े हैं। श्रवण बेलगोड़ा में प्राप्त गोमतेश्वर की जैन मूर्ति विश्व विख्यात यानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जैन धर्म के साधु और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में संख्याबद्ध गुफाएं बनाई गई थीं। ऐसी गुफाएं गुजरात में कई हैं, जिनकी जानकारी अपने शिक्षक से प्राप्त कीजिए। कह रहे हैं कि चैत्य भी बाद में बौद्ध कला का मुख्य केंद्र बना।
चैत्य गुफा की तरह पर्वतों को काट कर बनाया जाता था। चैत्य गुफा में ही पंक्तिबद्ध यानी क्रम से स्तंभ यानी खंभों के दरवाजे, बड़े प्रार्थना मंडप वगैरह यानी आदि तराश कर उन्हें मंदिरों का आकार दिया जाता था तथा प्रार्थना घर के रूप में उसका उपयोग करते थे। स्तंभों के ऊपर बारीकी से तराश कर आकार बनाया जाता था। अमरावती, भज और कार्ले के चैत्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बौद्ध और जैन साधुओं के रहने के लिए पर्वतों को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी। उस जगह को विहार कहते थे। जैन और बौद्ध साधु इन विहारों में रहकर अध्ययन करते थे। हेन सांग ने उत्तर भारत में और गुजरात में 100 जितने विहार बताए हैं। जैन स्थापत्य कला के साथ मूर्ति और विहार जुड़े हैं। श्रवण बेलगोड़ा में मिले गोमतेश्वर की जैन मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जैन धर्म के साधु और बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में संख्याबद्ध यानी कई संख्या में गुफाएं बनाई गई थीं। ऐसी कई गुफाएं गुजरात में भी है जिनकी जानकारी हम ले सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। शिक्षा की विरासत, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यानी विकास और उसकी विकसित नगर व्यवस्था को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि भारत में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा 4000 वर्ष से दी जा रही है। मोहनजोदड़ो में से शिक्षा के संस्थान के अवशेष मिले हैं। यह सभ्यता कांस्य सभ्यता के रूप में जानी जाती है। वे कांसा बनाने की कला जानते थे। उनके पास कांसा बनाने की तकनीकी थी। ऐसा कह सकते हैं कि रसायन शास्त्र का विकास हुआ होगा। किला, मकान, स्नानागार, रास्ता, सिविल इंजीनियरिंग का विकास दिखाता है। कपड़े की बुनाई और जल यात्रा का विकास दिखाता है कि यांत्रिक इंजीनियरिंग हड़प्पा सभ्यता के समय से भारत में विकसित हो रही है। इसमें बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास और उसकी विकसित नगर व्यवस्था को देखकर ऐसा लोग कह सकते हैं कि भारत में उच्च स्तर पर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा 4000 साल पहले दी जा रही है। मोहनजोदड़ो में से शिक्षा के संस्थान के अवशेष यानी बचे हुए भाग मिले हैं। यह सभ्यता कांस्य सभ्यता के रूप में जानी जाती है। वे कांसा बनाने की कला जानते थे। उनके पास कांसा बनाने की तकनीकी थी, जरिया था, साधन था। ऐसा कह सकते हैं कि रसायन शास्त्र का विकास यानी उन्नति हुआ होगा। किला, मकान, स्नानागार, रास्ता सिविल इंजीनियरिंग के विकास को दिखाता है, उन्नति को। कपड़े की बुनाई और जल यात्रा का विकास उन्नति दिखाता है कि यांत्रिक इंजीनियरिंग हड़प्पा सभ्यता के समय से ही भारत में विकसित हो रही है। आगे हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रदान करने वाले 5 विद्यापीठ प्रसिद्ध थे, जिसे हम लोग विश्वविद्यालय कह सकते हैं। उसके भी अवशेष मिले हैं। उत्तर पश्चिम भारत के गांधार क्षेत्र के पास तक्षशिला महान शिक्षा का तीर्थ स्थान था। यहाँ पर नीतिशास्त्र, संस्कृत, व्याकरण, खगोल और ज्योतिष, हिंदू धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। पाणिनि, चाणक्य, चंद्रगुप्त, जीवक जैसे महान दार्शनिक यानी तत्ववेत्ता और शासकों ने इसी शिक्षण संस्था से प्रसिद्धि यानी सफलता प्राप्त की थी। करें पुराने समय में भारत में शिक्षा प्रदान करने वाले, शिक्षा देने वाले 5 विद्यापीठ प्रसिद्ध थे, विख्यात थे, जिसे हम लोग विश्वविद्यालय कह सकते हैं। उसके बचे हुए अवशेष यानी अंश भी मिले हैं। उत्तर पश्चिम भारत के गांधार क्षेत्र के पास तक्षशिला महान शिक्षा का तीर्थ स्थान था। यहाँ पर नीतिशास्त्र, संस्कृत, व्याकरण, खगोल और ज्योतिषी, हिंदू धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। पाणिनि, चाणक्य, चंद्रगुप्त, जीवक जैसे महान दार्शनिकों यानी तत्ववेत्तों और शासकों ने इसी शिक्षण संस्था में, शिक्षा की संस्था में सफलता यानी कामयाबी प्राप्त की थी। आगे पढ़ते हैं।
बिहार में भी एक ऐसी शिक्षण संस्था नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थी। ह्वेनसांग ने वहाँ की यात्रा की थी। यहाँ पर हिंदू और बौद्ध दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नागार्जुन महान रसायन शास्त्री थे। उन्होंने पारा की भस्म यानी राख से औषधि बनाई थी। इसमें कह रहे हैं कि बिहार में भी एक ऐसी शिक्षण संस्था है यानी शिक्षा की संस्था है नालंदा विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध थी। ह्वेनसांग ने वहाँ की यात्रा की थी, वहाँ पर गए थे। यहाँ पर हिंदू और बौद्ध दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नागार्जुन महान रसायन शास्त्री थे। उन्होंने पारा की भस्म यानी राख से औषधि यानी दवा बनाई थी। कह रहे हैं कि बिहार में एक ऐसी शिक्षा देने वाली संस्था है नालंदा विद्यापीठ जो प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग वहाँ पर गए थे और उन्होंने यहाँ पर हिंदू और बौद्ध दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था बताया। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नागार्जुन महान रसायन शास्त्री थे और उन्होंने पारा की राख से औषधि यानी दवा बनाई थी। आगे पढ़ते हैं। गुजरात में 6वीं-7वीं शताब्दी में बल्लभी के महान विद्यापीठ होने के प्रमाण यानी सबूत मिलता है। इसके विषय में ह्वेनसांग ने विशेष यानी खास वर्णन किए हैं। यहाँ पर दूर एवं अन्य देशों में से विद्या अध्ययन के लिए लोग आते थे। प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को प्रवेशिका की परीक्षा देनी पड़ती थी। इसके बाद आचार्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार लेकर, साक्षात्कार यानी सामने बैठाकर प्रश्न करना, प्रवेश के लिए आगे भेजते थे। ऐसी आधुनिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था उस समय भारत में थी। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन इन तीनों धर्म, चिंतन, ज्योतिष, खगोल का ज्ञान दिया जाता था। कह रहे हैं कि गुजरात में 6वीं-7वीं शताब्दी में बल्लभी में महान विद्यापीठ यानी विद्यालय के होने का प्रमाण मिला है। इसके विषय में ह्वेनसांग ने खास करके लिखा है, बताया है। यहाँ पर दूर एवं दूसरे देशों से विद्या अध्ययन के लिए मतलब ज्ञान लेने के लिए लोग आते थे। प्रवेश के लिए यानी दाखिला के लिए विद्यार्थियों को प्रवेशिका की परीक्षा देनी पड़ती थी। इसके बाद आचार्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी सामने बैठा कर प्रश्न उत्तर करने के लिए प्रवेश के लिए आगे भेजते थे। ऐसी आधुनिक यानी नए समय के अनुसार शिक्षा व्यवस्था उस समय भारत में थी। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों धर्म, चिंतन, ज्योतिष, खगोल का ज्ञान दिया जाता था। आगे पढ़ते हैं। बंगाल में विक्रमशिला और ओदंतपुरी नामक 2 विद्यापीठ यूनिवर्सिटी थे, जहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ा 3 मंजिल का विशाल यानी बहुत बड़ा पुस्तकालय बनाया गया था। कह रहे हैं कि बंगाल में विक्रमशिला और ओदंतपुरी नामक 2 विद्यापीठ यूनिवर्सिटी थे, जहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ा 3 मंजिला का बहुत बड़ा पुस्तकालय बनाया गया था। आगे पढ़ेंगे। सिक्का के बारे में पढ़ते। सिक्का से कैसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उसके बारे में। भारत के इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन यानी जरिया और समृद्धि का प्रतीक यानी चिन्ह सिक्का है। भारत में सबसे प्राचीन यानी पुराना सिक्का ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के पंचमार्क कॉइन के रूप में पहचाना जाता है। इसके बाद इंडो ग्रीक राजाओं ने विशेष प्रकार के स्वर्ण यानी सोने के सिक्के शुरू किए थे, जिसके ऊपर राजा का प्रतीक यानी चिन्ह और उसकी आकृति यानी फोटो और उस समय का उल्लेख यानी वर्णन होता था। इससे उस समय का इतिहास ज्ञात होता है। सबसे श्रेष्ठ सिक्के गुप्त काल के हैं। समुद्रगुप्त का वीणा वादन करते और व्याघ्र पराक्रम की, चंद्रगुप्त प्रथम का राजा रानी के और गरुड़ के। इसमें बता रहे हैं कि भारत के इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया और समृद्धि का चिन्ह था सिक्का।
भारत में सबसे पुराना सिक्का ईसा सन पूर्व 5वीं शताब्दी के पंचमार्ग कोइन के रूप में जाना जाता था, उसे लोग पहचानते थे। इसके बाद इंडो ग्रीक राजाओं ने खास प्रकार के सोने के सिक्के शुरू किए थे, जिसके ऊपर राजा का प्रतीक यानी चिन्ह और उसकी फ़ोटो होती थी और उस समय का उल्लेख किया जाता था, और इससे उस समय का इतिहास के विषय में हम जानकारी ले सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे पहले सिक्के गुप्त के समय में थे। समुद्रगुप्त का वीणा वादन यानी वीणा बजाते और बाघ की बहादुरी का, चंद्रगुप्त प्रथम का राजा रानी का चित्र और गरुड़ के चित्र थे। और आगे हम लोग पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और सिंह, विक्रम और गरुड़ ध्वज के सिक्के विपुल यानी अधिक मात्रा में मिलते हैं। ये सिक्के अधिकतर सोने के हैं, जिससे उस समय की अपार यानी बहुत ही अधिक समृद्धि का ख्याल आता है। भारत का सर्वांगी यानी सभी तरह से विकास सदियों से होता रहा है। ज्ञान की लगभग सभी शाखाएं अपने देश में अधिक विकसित हुई। भारत की महान संस्कृति विरासत संपूर्ण विश्व में अद्वितीय है, जिसका कोई जोड़ नहीं है, अनोखा है। कह रहे कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, और सिंह, विक्रम तथा गरुड़ ध्वज के सिक्के अधिक मात्रा में मिलते हैं। ये सिक्के अधिकतर सोने के हैं, जिससे उस समय की बहुत ही अधिक समृद्धि का ख्याल आता है कि उस समय हमारा भारत बहुत ही समृद्ध था, संपन्न था। भारत का सभी तरह से प्रगति बहुत ही पुराने समय से होता रहा है। ज्ञान की सभी शाखाएं लगभग अपने देश में अधिक से अधिक विकसित हुई। भारत की महान संस्कृति विरासत पूरे विश्व में अद्वितीय है, बेजोड़ है, इसका कोई जोड़ नहीं है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इस पाठ को आप लोग वीडियो को अच्छे से सुनिएगा और इसका प्रश्न उत्तर मैं बाद में आप लोग को दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।